अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिएक्ट के अंदर इवेंट्स के बारे में। तो अभी तक हमने बात की कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इवेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर कोई बटन है और इस बटन के क्लिक के इवेंट को हमें हैंडल करना है, तो जनरली हम जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर सबसे पहले तो इस बटन को एक्सेस करते हैं। कैसे एक्सेस करते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर की फॉर्म में हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। एंड उसके बाद जब हमारे पास हमारा बटन एलिमेंट आ जाता है तो इस बटन के ऊपर हम इवेंट लिसनर्स को ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम ऐड इवेंट लिसनर नाम का एक मेथड है जिसको ऐड कर देते हैं और वहां पर हम अपने इवेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम कॉल बैक डिफाइन करते हैं कि हमारे इवेंट अगर अकर हो तो उसके बाद हमारे पास क्या काम होना चाहिए। तो इस तरीके का जो सिंटैक्स है ये हमने बहुत बार जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख लिया है। काफी सारे इवेंट लिसनर्स की हमने बात की थी जब हम फ्रंट एंड के अंदर जावास्क्रिप्ट को पढ़ रहे थे। अब हम बात करने वाले हैं अगर रिएक्ट के अंदर हमें इवेंट्स को हैंडल करना है तो उसका क्या तरीका होता है, क्योंकि जनरली जो हम रिएक्ट के अंदर अभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम जावास्क्रिप्ट के अंदर अलग से लिख सकते हैं। बस हम अभी बात कर रहे हैं कि रिएक्ट के अंदर उन सारी चीज़ों को रेप्लिकेट करना, उन सारी चीज़ों को कर पाना किस तरीके से पॉसिबल हो पाता है। अब अपने रिएक्ट के अंदर इवेंट्स को हैंडल करने के लिए सबसे पहले हम बात करने वाले क्लिक इवेंट्स की, यानी किसी भी एलिमेंट को, चाहे वो बटन हो गया, चाहे वो पैराग्राफ हो गया, चाहे वो कोई डिव हो गया, बट जनरली हम मोस्टली बटन्स पर ही क्लिक इवेंट्स को लगाते हैं। पर अगर कोई भी एलिमेंट हो तो उसके ऊपर अगर क्लिक होता है तो उस इवेंट को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारी जो फाइल थी, यानी हमारी जो बेसिक रिएक्ट ऐप थी जिसके अंदर हम अपना पूरा कोड लिख रहे थे, उसके अंदर हम एक और नया कंपोनेंट बनाने वाले हैं। इसे कह देते हैं बटन डॉट JSX और इसके अंदर हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे बटन। तो यहाँ से रिटर्न कर देते हैं, लेट्स रिटर्न और डिव जिसके अंदर हम एक बटन को क्रिएट करेंगे और इस बटन के ऊपर हम लिख देते हैं क्लिक मी, इस तरीके से। तो ये हमारा बटन हो गया। तो अपनी ऐप को स्टार्ट कर लेते हैं npm run dev एंड लेट्स गो टू दिस लिंक। तो ये हमारा लिंक आ गया, ये हमारा क्लिक मी बटन है। साथ के साथ इंस्पेक्ट में हम अपनी कंसोल विंडो को भी ओपन कर सकते हैं। अभी अगर बात करें तो इस बटन के क्लिक पर कुछ नहीं होगा। और रिएक्ट के अंदर अगर हमें इवेंट लिसनर्स को ऐड करना होता है, यानी अगर हम चाहते हैं किसी इवेंट के बेसिस पे कुछ काम हमारे लिए हो, यानी कोई फंक्शन हमारे लिए ट्रिगर हो, उसके लिए हम एक बेसिक सा फंक्शन बना सकते हैं। लेट्स कॉल इट डू समथिंग, फंक्शन डू समथिंग, जिसका काम है कि ये प्रिंट करवाता है हेलो वर्ल्ड या प्रिंट हेलो। इसे प्रिंट हेलो नाम दे देते हैं एंड इट प्रिंट्स हेलो फॉर अस। अब हम चाहते हैं जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक हो हम अपने हेलो को प्रिंट करवाएं। ये चीज़ अचीव करने के लिए बटन्स के अंदर हम एक, या किसी भी एलिमेंट के अंदर हम एक ऑन क्लिक नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं और इस ऑन क्लिक एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम असाइन करते हैं टू सम फंक्शन। यानी हम लिख सकते हैं ऑन क्लिक इज इक्वल टू दिस फंक्शन कॉल्ड प्रिंट हेलो। एंड इस तरीके से जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक किया जाएगा वैसे ही हमारा मेथड क्या करेगा, हमारे लिए हेलो को प्रिंट कर देगा। इसको सेव कर लेते हैं। अब पेज पे आके हम रिफ्रेश कर सकते हैं। वैसे हमें रिएक्ट के अंदर रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रिएक्ट ऑटोमेटिकली क्या करता है, हमारे डॉम के जो भी पार्ट्स चेंज होते हैं उन्हें ऑटोमेटिकली वो री रेंडर कर देता है। तो हमें बार बार जब हम रिएक्ट ऐप के साथ काम कर रहे हैं, आपने नोटिस भी किया होगा, हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, हमारे सारे चेंजेस वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। तो जैसे ही अब नाउ आई विल क्लिक ऑन दिस बटन, वैसे ही हमारे लिए हेलो प्रिंट हो जाएगा। सेकंड टाइम क्लिक करेंगे वो काउंटर हमारे लिए अब अपडेट होता रहेगा, हेलो का हमारा काउंट। तो इस तरीके से अब ये बटन क्या कर रहा है, हमारे क्लिक इवेंट को ट्रैक कर रहा है एंड उसके बेसिस पे कोई काम परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल हम कोई पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं एंड दिस पैरा इज फॉर इवेंट डेमो, इस तरीके से। एंड इस पैराग्राफ के ऊपर भी हम ऑन क्लिक जो है अपना इवेंट ऐड कर सकते हैं। एक फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन इसे कह देते हैं प्रिंट बाय कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पर कह देते हैं बाय, ओके वील हैव टू राइट द नेम विच इज़ प्रिंट बाय। सेव कर लेते हैं एंड यहाँ आ जाएंगे, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सो यहाँ पर अगर हम अब अपने पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए बाय प्रिंट करेगा, बटन हमारे लिए हेलो प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से डिफरेंट जो हमारे एलिमेंट्स है उनके ऊपर हम डिफरेंट ऑन क्लिक फंक्शंस जिनको हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, जैसे ही उनके ऊपर क्लिक किया जाए उन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि रिएक्ट के अंदर हम अपने नॉन क्लिक इवेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं।
नॉन क्लिक इवेंट्स के अंदर हमारे बहुत सारे इवेंट्स आ जाते हैं। जैसे क्लिक इवेंट तो जनरली हम बटन्स के साथ देखते हैं। इसके अलावा हमने जब इवेंट्स की बात की थी फ्रंट एंड के अंदर जावास्क्रिप्ट पढ़ते टाइम, तो वहाँ हमने डबल क्लिक के बारे में भी बात की थी। हम हवर को ट्रैक कर सकते हैं कि किसी एलिमेंट के ऊपर अगर माउस ओवर हो रहा है तो हमारा की प्रेस, की डाउन, बहुत सारे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। इनफैक्ट वी कैन गो एंड चेक द MDN डॉक्यूमेंटेशन जो हमने शुरुआत में चेक की थी, जहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हमारे लिए लिस्टेड हैं। जैसे अगर हम जाएंगे, इफ़ आई सर्च फॉर DBL, दिस इज़ माई डबल क्लिक इवेंट। इसके अलावा हमारे पास फोकस आउट इवेंट होता है, फोकस इवेंट होता है। वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड माउस ओवर इवेंट, जो चेक करता है कि किसी एलिमेंट के ऊपर हम हवर अभी कर रहे हैं क्या। पॉइंटर से रिलेटेड काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। तो हम MDN की डॉक्यूमेंटेशन पे जाके बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनको ट्राई कर सकते हैं। अभी के लिए लेट्स ट्राई फ्यू ऑफ देम। एक हम अपना माउस ओवर इवेंट ट्राई करते हैं। जैसे हम, ये बड़ा सा पैराग्राफ है, इसके अंदर लेट्स ट्राई टू जनरेट रैंडम टेक्स्ट। अब इस रैंडम टेक्स्ट के ऊपर हम अपना ऑन माउस ओवर इवेंट जो है उसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब जनरली जो हमारे इवेंट्स के नाम होते हैं, जैसे इवेंट का नाम हो गया क्लिक, तो उसे हैंडल करने के लिए जो एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे वो होगा हमारा ऑन क्लिक। अगर माउस ओवर है इवेंट का नाम, तो उसको हैंडल करने वाला एट्रीब्यूट होगा ऑन माउस ओवर। और अगर की प्रेस है हमारे इवेंट का नाम, तो उसको हैंडल करने वाला एट्रीब्यूट होगा ऑन की प्रेस। की डाउन के लिए ऑन की डाउन। तो इस तरीके से जनरली ऑन ऐड करके हमारे एट्रीब्यूट का नाम हम लिख सकते हैं एंड फिर उस स्पेसिफिक इवेंट को हैंडल करने के लिए हम अपने फंक्शन को पास ऑन कर सकते हैं। तो ऑन माउस ओवर जैसे ही अब इस पैराग्राफ के ऊपर हवर किया जाएगा, वैसे ही हम बाय को प्रिंट करेंगे। इसको सेव कर लेते हैं एंड यहाँ आ जाएंगे। एक बार कंसोल को क्लियर करने के लिए रिफ्रेश कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज जैसे ही हम आते हैं, अपने बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, हेलो हमारे लिए प्रिंट हो गया। अब हम अपने पैराग्राफ के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, सिर्फ हवर करेंगे। तो जैसे हमने हवर किया पैराग्राफ के ऊपर, हमारे लिए बाय प्रिंट हो गया। दोबारा से बटन पे आ जाते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू क्लिक द बटन एज सच। दोबारा से पैराग्राफ पे जाएंगे तो हमारे लिए दोबारा हवर हो गया, यानी माउस ओवर हो गया, तो वो इंक्रीमेंट हो गया हमारा काउंटर। तो इस तरीके से हम डिफरेंट इवेंट्स के लिए डिफरेंट तरीके से उन्हें हैंडल कर सकते हैं। जनरली जो हम फंक्शंस के नाम लिखते हैं जब हम इवेंट्स को हैंडल करते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं हैंडल क्लिक, तो इसे हम हैंडल क्लिक नाम दे सकते हैं। इसे हम हैंडल माउस ओवर नाम दे सकते हैं, बिकॉज वी आर बेसिकली हैंडलिंग एन इवेंट। रिफ्रेश किया, चीज़ें हमारे लिए स्टिल वर्क कर रही होंगी। एक और इवेंट के साथ हम ट्राई कर सकते हैं। दूसरा एक बटन क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर विल ट्राई टू क्रिएट अ हैंडलर फॉर डबल क्लिक इवेंट। तो हैंडल DBL क्लिक console.log you डबल क्लिक्ड। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पर लिख देते हैं डबल क्लिक मी, साथ के साथ ऑन DBL या ऑन डबल क्लिक इज इक्वल टू हमारा हैंडल DBL क्लिक इवेंट। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब भी हम अपने फंक्शंस के नाम यहाँ पे रखने हैं, फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना, क्योंकि अगर हमने एक बार फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया तो वो एक ही बार रन करेगा, वो फिर बार बार रन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसे एक बार सेव करते हैं एंड इफ़ आई रिफ्रेश इट, तो यहाँ क्या हुआ, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करते ही हमारे लिए प्रिंट होके आ गया यू डबल क्लिक। डुप्लीकेट कंसोल हटाने के लिए एक बार हम अपने main.jsx में जाके इसे कॉमेंट आउट कर देते हैं, सेव करते हैं एंड लेट मी रिफ्रेश इट। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने फंक्शन को डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया हुआ है, सिर्फ फंक्शन का नाम यानी रेफरेंस नहीं दिया हुआ, उसको एग्जीक्यूट ही कर दिया है। तो फंक्शन को एग्जीक्यूट करना पेरेंथेसिस के साथ, उसका मतलब होता है कि अभी के अभी उसे रन कर दो, और अभी के अभी रन कर दिया तो आउटपुट हमारे लिए डिस्प्ले हो गया। पर जब हम इस बटन के ऊपर अब डबल क्लिक करेंगे तो उस केस में कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए कभी भी अपने मेथड को एग्जीक्यूट नहीं करना जब हमें इवेंट्स को हैंडल करना है, क्योंकि वो इवेंट्स के लिए ऑटोमेटिकली हैंडल होंगे। अब एक बार रिफ्रेश करते हैं। नाउ नथिंग इज गेटिंग प्रिंटेड ऑन द कंसोल स्क्रीन एंड अब अपने बटन के ऊपर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे लिए आएगा यू डबल क्लिक। दोबारा से डबल क्लिक किया, दोबारा से डबल क्लिक किया, दोबारा से डबल क्लिक किया। सिंगल क्लिक के ऊपर ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, सिर्फ डबल क्लिक इवेंट्स को अब हमारा बटन हैंडल कर रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट हमारे इवेंट्स होते हैं जिनको हम रिएक्ट के अंदर हैंडल कर सकते हैं यूजिंग आवर एट्रीब्यूट। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपनी इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। जब भी कोई इवेंट अकर करता है उसके साथ एसोसिएटेड एक इवेंट ऑब्जेक्ट होती है जो हमेशा हमारे हैंडलर को ऑटोमेटिकली पास होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये जो बटन का क्लिक इवेंट है हैंडल क्लिक, इस हैंडल क्लिक के अंदर हम चाहें तो अपने लिए एक आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं विच इज़ कॉल्ड इवेंट, एंड हम चाहें तो इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसे हेलो के बाद प्रिंट करवाते हैं यहाँ पर
console.log event। और ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है इसके अंदर इवेंट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर टारगेट होता है कि इवेंट कौन से एलिमेंट किस लिए अकर किया है, बाकी सारी डिटेल्स भी होती है। तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। इसको सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रिफ्रेश इट वंस। तो एक बार यहाँ पर हम जाएंगे और अपने बटन के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो क्लिक किया तो हमारे लिए हेलो प्रिंट हो गया, साथ के साथ हमारे लिए हमारी इवेंट ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गई। इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्लस इसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं, प्री डिफाइंड मेथड्स, जिनमें से एक काफ़ी पॉपुलर मेथड है हमारा प्रिवेंट डिफॉल्ट, जिसको हम कई बार फॉर्म्स के केसेस में यूज़ करते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। बाकी हम अपने इवेंट का टाइप देख सकते हैं कि हमारा इवेंट हमारे क्लिक टाइप का था। हम चाहे तो टारगेट देख सकते हैं। टारगेट कहने का मतलब है कि ये इवेंट कौन से एलिमेंट के लिए अकर किया है। तो टारगेट में टारगेट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो टारगेट के अंदर हमें दिख रहा है कि ये इवेंट बटन के लिए अपीयर किया है। स्क्रीन एक्स, स्क्रीन वाई, ये हमारे स्क्रीन की पेज वगैरह की पोजिशन हमें दिखाई दे जाती है और भी काफ़ी सारी रिलेटेड डिटेल्स होती हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक और नया कंपोनेंट डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं विच विल बी कॉल्ड फॉर्म। इसके अंदर अभी हम एक नॉर्मल सा फॉर्म बनाएंगे। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले फॉर्म्स के बारे में, क्योंकि रिएक्ट के अंदर फॉर्म्स एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसको हम बाद में डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी के लिए फॉर्म के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। लेट्स राइट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन एंड ये हमारा फॉर्म कंपोनेंट होगा। फॉर्म कंपोनेंट हमारे लिए एक सिंपल सा फॉर्म है जिसको रिटर्न करता है। इसके अंदर हम अपना फॉर्म टैग यूज़ कर सकते हैं। हम एक इनपुट है जिसको डिफाइन कर सकते हैं। साथ के साथ एक सबमिट बटन है जिसको हम लिख सकते हैं, वी कैन कॉल इट सबमिट। या इनफैक्ट हमें इनपुट की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट अभी के लिए एक इनपुट डिफाइन कर लेते हैं। इसमें प्लेस होल्डर डाल देते हैं राइट समथिंग। तो ये हमारे लिए एक फॉर्म क्रिएट हो गया। अब फॉर्म के साथ लेट्स सपोज हमारा फॉर्म जैसे ही सबमिट होता है तो वो कौन सा इवेंट होगा, वो हमारा ऑन सबमिट इवेंट होता है। यानी फॉर्म्स के लिए एक सबमिट इवेंट होता है। जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है वैसे ही हम उसके लिए उसका हैंडलर कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, वील कॉल इट हैंडल। फॉर्म सबमिट इसको कह सकते हैं, हैंडल सबमिट इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं console.log फॉर्म वॉज सबमिटेड। तो ये सेव कर लेते हैं एंड साथ के साथ सबमिट। ओके, दिस शुड नॉट बी सबमिट, दिस शुड बी अ बटन। एंड ऑन क्लिक के अंदर हम ऐड कर देते हैं अपना मेथड विच इज़ हैंडल फॉर्म सबमिट। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ आ जाते हैं। ओके, ऐप के अंदर हमें जाके पहले तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा अपने फॉर्म को एंड फिर हम इस फॉर्म को अब डिस्प्ले करा रहे होंगे। तो ये हमारा फॉर्म हमारे लिए आ गया। रिफ्रेश कर लेते हैं कंसोल को क्लियर करने के लिए। तो डॉम अपडेट हो जाता है बट कंसोल विंडो अपडेट नहीं होती। तो रिएक्ट क्या करता है, डॉम एलिमेंट्स, यानी रिएक्ट का काम ही है यूआई एलिमेंट्स को अपडेटेड रखना। तो वो यूआई को अपडेट करता है, ना कि कंसोल विंडो को। तो आपको कंसोल क्लियर चाहिए तो उसके लिए हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब यहाँ पे we can even submit the form without writing something or we can write ABCD and submit the form। जैसे ही हम फॉर्म सबमिट करेंगे एक चीज़ आप नोटिस करोगे, एकदम से यहाँ पे कुछ डिस्प्ले हुआ एंड फिर गायब हो गया, यानी सारी चीज़ें रिफ्रेश हो गई। अगर हम सिर्फ सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे दोबारा से, आई डोंट नो इफ़ यू आर कैचिंग इट इन द स्क्रीन रिकॉर्डिंग और नॉट, बट जैसे ही सबमिट हुआ वैसे ही वहाँ पे प्रिंट होके आया console.log वाला फॉर्म वो सबमिटेड, बट वो चीज़ परसिस्ट नहीं कर रही, वो चीज़ रुक नहीं रही स्क्रीन पे। तो ये क्या है, ये फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। फॉर्म्स में जैसे ही सबमिट होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये जो प्रिंट हो रही है चीज़, ये थोड़ी देर के लिए अपेयर करती है, उसके बाद गायब हो जाती है। तो अगर हमें इस डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो इवेंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक स्पेशल मेथड होता है विच इज़ कॉल्ड प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। और प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट मेथड क्या करता है, हर जो हमारी इवेंट ऑब्जेक्ट होती है उससे एसोसिएटेड कुछ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स होते हैं, उन सारे डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स को वो प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे इफ़ आई कॉल दिस मेथड इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट एंड इसे अगर हम सेव करें एंड लेट्स रिफ्रेश इट वंस, तो एक बार अगर इस बार हम अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमारा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर प्रिवेंट हो जाएगा और हमारे लिए जो चीज़ होगी वो परसिस्ट करेगी। दोबारा फॉर्म को सबमिट करेंगे, दोबारा चीज़ परसिस्ट करिए, दोबारा परसिस्ट करिए, दोबारा परसिस्ट करिए। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, इफ़ आई राइट ABCD एंड आई सबमिट, तो उस केस में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर की वजह से इनपुट भी खाली हो जाता है। बट क्योंकि इस बार हमने
डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को कंप्लीटली प्रिवेंट कर दिया। एंड इफ आई नाउ राइट समथिंग एंड सबमिट, तो क्या हुआ, हमारा इनपुट एलिमेंट अभी खाली नहीं हुआ। तो जनरली काफ़ी सारे जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स एसोसिएटेड होते हैं फॉर्म से बेस्ड ऑन सबमिशन, तो वो सारे बिहेवियर्स को अगर हम प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हम इवेंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं टू प्रिवेंट दोज बिहेवियर्स। ये जो फैक्ट है, ये जो एक स्पेशल चीज़ है, इसको हम यूज़ कर रहे होंगे बाद में फॉर्म्स पढ़ते टाइम, बट अभी के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर कि हमने अपने ऑन सबमिट इवेंट को नहीं लिखा था, हमने ऑन क्लिक इवेंट को लिखा था। बाकी इससे कोई चेंज नहीं आएगा फंक्शनैलिटी के अंदर, क्योंकि किसी भी फॉर्म के अंदर अगर कोई भी बटन होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म क्या करता है, उसे एक सबमिट बटन की तरह ट्रीट करता है और वो सबमिट हो जाता है। बाकी अगर हम स्पेसिफिकली सबमिट फंक्शनैलिटी को चेक करना चाहते हैं तो फॉर्म के अंदर हम अपने इवेंट को लिखेंगे, क्योंकि ये इवेंट हमारा फॉर्म के लिए है। वील कॉल इट ऑन सबमिट, एंड ऑन सबमिट के अंदर हम फॉर्म सबमिट को हैंडल करेंगे, सेव करेंगे। अगर प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को अगर हमने कमेंट आउट कर दिया, रिफ्रेश किया, इफ़ आई राइट समथिंग हेयर कॉल्ड ABCD, एंड इसको जैसे ही सबमिट किया कुछ प्रिंट हुआ एंड गायब हो गया। बट हम जैसे ही अपने इवेंट के लिए प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, ABCD सबमिट किया, तो इस बार हमारा जो फॉर्म है हमारे लिए सबमिट होके यहाँ पे चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर चाहे यहाँ पे ऑन क्लिक लगा हो, चाहे यहाँ पर हमारे साथ ऑन सबमिट लगा हो, दोनों ही केसेस में होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म के सारे जो बटन्स होते हैं वो सबमिट करवा रहे होते हैं चीज़ों को। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिएक्ट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है स्टेट्स। आप कह सकते हैं 3 हमारे मेजर फंडामेंटल पिलर्स होते हैं रिएक्ट के, जब भी हम एज अ बिगिनर रिएक्ट को सीख रहे होते हैं। इनमें से सबसे पहले होते हैं हमारे कंपोनेंट्स, दूसरे होते हैं हमारे प्रॉप्स जिनको हमने सीख लिया है, एंड तीसरे होते हैं हमारी स्टेट्स। स्टेट्स हमें वो एबिलिटी देती हैं कि अगर हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं अपने एलिमेंट्स के अंदर, अगर हम अपने कंपोनेंट्स को री रेंडर कराना चाहते हैं तो उनको हम री रेंडर करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट्स। अब स्टेट्स एज अ बिगिनर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा दिमाग को चकराने वाला टॉपिक लग सकता है, बट उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे होंगे, एंड काफ़ी क्लैरिटी, बहुत ही सिंपल तरीके से हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब स्टेट्स को पढ़ने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। CD करके अपने डेल्टा रिएक्ट के अंदर हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो npm create white, अपने प्रोजेक्ट का नाम हम रख सकते हैं रिएक्ट स्टेट्स या रिएक्ट स्टेट क्लास, एंड वील चूज रिएक्ट फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट। इसे क्लियर कर लेते हैं, CD करेंगे इनटू आर अदर प्रोजेक्ट, या इनफैक्ट इसे ओपन ही कर लेते हैं डायरेक्टली। नए प्रोजेक्ट के अंदर हमें पता है कि हमें सबसे पहले तो npm इंस्टॉल करना होता है। अब इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो npm run dev कर लेते हैं, एंड यहाँ पर लेट्स ओपन आर पेज। तो ये हमारा फाइनल पेज हो जाएगा जो जनरली हमारे लिए जनरेट होता है। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज। अब इस डिफ़ॉल्ट के पेज के ऊपर हमें काउंटर दिखाई देता है, यानी एक बटन दिखाई देता है जिसके ऊपर कुछ चीज़ें काउंट हो रही हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो काउंट क्या हो रहा है, हमारे लिए काउंट अपडेट होता है। बेसिकली वी आर गोइंग टू ट्राई टू बिल्ड दिस कॉम्पोनेंट, कि कैसे हम एक काउंटर अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर बिल्ड कर सकते हैं खुद से, एंड वहाँ से हमें समझ में आएगा कि क्यों हमें रिएक्ट के अंदर स्टेट जैसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो वील रिमूव सम एलिमेंट्स। सोर्स के अंदर जाके app.jsx के अंदर, अभी वैसे आपको ये इस तरीके की जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो समझ नहीं आ रहा होगा कोड के अंदर, बट आई एम श्योर कि एक बार हम स्टेट्स के कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे तो क्लियरली हमें इस लाइन का मतलब तो एटलीस्ट समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। सारी चीज़ों को हटा देते हैं, एंड अभी के लिए सिर्फ एक बार सेंड करते हैं 1h1 स्टेट्स इन रिएक्ट। ऊपर से हमें अभी इन चीज़ों को रिक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, CSS सिर्फ हम रिक्वायर कर रहे होंगे। एंड यहाँ से हमारी रिटर्न स्टेटमेंट गायब हो गई थी, सेफ, एंड ये हो गया हमारा स्टेट्स इन रिएक्ट। रिफ्रेश कर लेते हैं, एरर्स हमारे चले जाएंगे। तो हम स्टेट्स इन रिएक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमें खुद का ऐसा काउंटर क्रिएट करना होगा तो उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। हमें बेसिकली अपने लिए एक काउंटर नाम का कंपोनेंट बनाना होगा। इसे क्रिएट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, वील नेम इट काउंटर। और अभी नॉर्मली सोचते हैं कि एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर हम कैसे काउंटर को क्रिएट कर सकते हैं। हम जनरली जेएस के अंदर अगर हमें काउंटर को क्रिएट करना है तो उसके लिए हम कोई काउंट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसकी वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे 0 के साथ। उसके बाद यहीं पर हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन कॉल इट इंक्रीज काउंट, और इंक्रीज काउंट फंक्शन के अंदर हम काउंट के अंदर ऐड कर देंगे +1, एंड उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करवा देंगे अपना काउंट।
कि हमारे काउंट की क्या वैल्यू होने वाली है। एंड ये जो मेथड है ये हमारे लिए रेंडर करेगा, एक डिव रेंडर करा लेते हैं जिसके अंदर वील हैव सम h3 हेडिंग, और यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे अपने काउंट की वैल्यू विच इज़ गोइंग टू बी दिस काउंट वेरिएबल। इसको कर लेते हैं सेव। तो यहाँ से क्या हो रहा है, हमने अपने लिए एक डिव रिटर्न किया है जिसके अंदर हमारा h3 है, जिसमें हमारा काउंट वेरिएबल हमारे लिए दिखाई देता है। एंड साथ के साथ उस काउंट वेरिएबल को इंक्रीज करने के लिए हमने एक मेथड बना लिया है। अब इस कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए app.jsx में जाते हैं एंड व्हाट वील डू इज़ विल इम्पोर्ट आर काउंटर, एंड यहाँ पे हम डिस्प्ले कराएंगे अपने काउंटर को। सेव, एंड यहाँ पर आ गया हमारा काउंटर। अभी काउंटर की वैल्यू 0 सेट है, इसे इंक्रीज करने के लिए हम एक बटन भी बना लेते हैं। लेट्स क्रिएट अ बटन, और बटन के ऊपर लिखेंगे इंक्रीज काउंट। रिफ्रेश। अभी जो ये स्टाइलिंग आ रही है ये डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है जो हमारी इस index.css फाइल के अंदर डिफाइंड है। इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग वी कैन चेंज समथिंग। जैसे यहाँ पे हमारे लिए बैकग्राउंड कलर जो सेट हो रखा है दैट इज़ इक्वल टू अ डार्क बैकग्राउंड कलर, जिसको जाके हम चेंज कर सकते हैं। बटन्स के लिए भी यही जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है वो हमारे लिए दे रखी है। अभी के लिए हम इसको रख सकते हैं, नहीं तो चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अब अगर हमें काउंट को इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए हमें बटन को क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे ही हम बटन को क्लिक कर रहे हैं वैसे ही हम नोटिस करेंगे कि एज सच कोई चेंज नहीं हो रहा। चेंज लाने के लिए हमें यहाँ पर ऑन क्लिक किसी इवेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो हम अपने बटन पे ऑन क्लिक इवेंट की फॉर्म में अपने इंक्रीज काउंट मेथड को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक किया जाएगा वैसे ही इंक्रीज काउंट इन्वोक होगा, कॉल होगा। जैसे ही इंक्रीज काउंट कॉल होगा वो काउंट की वैल्यू में +1 करके उसे प्रिंट करवा देगा। और हमारे दिमाग में ये थॉट आना चाहिए कि ठीक है, जैसे ही काउंट इंक्रीज हो गया वैसे ही इस कंपोनेंट के अंदर ये जो काउंट की वैल्यू है ये भी इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बट ऐसा नहीं होता। मतलब अगर हमारे दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि यहाँ से काउंट इंक्रीज हुआ, चाहे हम उसे कंसोल करा रहे हैं चाहे नहीं करा रहे, बट यहाँ पे काउंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, तो जनरली वो फंक्शनैलिटी नहीं रहती। अब हमें पता है पहले से ही कि वैसा नहीं होगा, तो उसको होते हुए भी देख लेते हैं। यहाँ पे लेट्स रिफ्रेश इट वंस। इंक्रीज काउंट के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे लिए प्रिंट क्या होके आया, हमारे लिए काउंट की वैल्यू प्रिंट होके आई 1, बट वो यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर एंटर नहीं हो रही। दोबारा से इंक्रीज काउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, काउंट तो हमारा इंक्रीज हो रहा है, 2 वैल्यू हो गई। दोबारा से क्लिक करेंगे 3 वैल्यू हो गई। दोबारा से क्लिक करेंगे यहाँ पे 4 वैल्यू होगी। दोबारा क्लिक करेंगे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 10। मतलब काउंट की वैल्यू इंक्रीज तो हो रही है। कैसे ही पता चल रहा है हमें इंक्रीज हो रही है कि जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक किया जा रहा है हमारा इंक्रीज काउंट फंक्शन इन्वोक हो रहा है। जैसे इन्वोक हो रहा है काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। इंक्रीमेंट हो रही है तो यहाँ पे प्रिंट भी हो रही है नई वैल्यू, बट यहाँ पे आके कोई अपडेशंस नहीं हो रहे। मतलब जो हमारा UI है उसके अंदर कोई अपडेशंस नहीं हो रहे। तो जनरली जो भी वेरिएबल्स हम अपने फंक्शंस के अंदर, हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर डिफाइन करते हैं, अगर उनके अंदर कोई चेंजेस किए जाते हैं तो वो हमारे UI कंपोनेंट, UI एलिमेंट्स के अंदर कोई चेंजेस लेकर नहीं आते, क्योंकि कंपोनेंट में काउंट तो इंक्रीज हो रहा है, पर डॉम जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसके अंदर कोई अपडेशंस नहीं हो रहे। सिर्फ अपडेशंस कहाँ हो रहे हैं? सिर्फ अपडेशंस हमारे लॉजिक के अंदर हो रहे हैं, कंसोल के अंदर हो रहे हैं। डॉम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारा कंपोनेंट रेंडर होता है तो हम अपने कंपोनेंट की जब बात करते हैं तो हमें पता है कंपोनेंट इज जस्ट अ फंक्शन जो एक बार हमारे लिए रेंडर हो जाता है। अब अगर कंपोनेंट के अंदर कुछ एज सच चेंजेस होते हैं तो वो हमारे UI को री रेंडर नहीं करवा पाते। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है स्टेट का। स्टेट का काम होता है कि अगर कंपोनेंट के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, किसी चीज़ के अंदर अगर कुछ चेंज हो रहा है, स्टेट यानी हम कोई ऐसा वेरिएबल डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर अगर कोई चेंजेस होते हैं तो हम चाहते हैं हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो। जैसे अगर यहाँ पे काउंट के अंदर कुछ चेंज हो रहे हैं तो ये जो कंपोनेंट का पार्ट है हमारा H3, ये पूरा कंपोनेंट री रेंडर होना चाहिए विद द न्यू अपडेटेड वैल्यू। तो the state is a built-in React object that is used to contain data or information about the component। यानी state ऐसा built-in object होता है जिसके अंदर हमारे React component के बारे में कुछ कुछ information होती है। And a component state can change over time. Whenever it changes, the component re-renders। जब भी हमारे component की state के अंदर change आता है हमारा component re-render करता है। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि हमारा जो component है, नॉर्मल अगर वेरिएबल्स, कोई हमारे नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं या इनफैक्ट अगर हमारे प्रॉप्स वेरिएबल होते हैं, प्रॉप्स इन रिएक्ट आर इम्यूटेबल।
इनको हम इम्यूटेबल कहते हैं, इनकी वैल्यूज को चेंज किया नहीं जा सकता, मतलब इनकी वैल्यू चेंज होगी तो उस केस में हमारा जो रिएक्ट कंपोनेंट है वो री रेंडर नहीं होता। री रेंडर कब होता है? री रेंडर तभी होता है जब स्टेट के अंदर चेंज आता है। तो किसी भी कंपोनेंट के लिए हम स्टेट नाम का एक नया वेरिएबल जो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है उसको डिफाइन कर सकते हैं, और अगर इस स्टेट के अंदर चेंजेस आएंगे तो ये क्या करेगा, हमारे कंपोनेंट को री रेंडर कराएगा, मतलब दोबारा से पूरे के पूरे कंपोनेंट जो कि एक्चुअली एक फंक्शन है इसे री एग्जीक्यूट करेगा ऊपर से लेके नीचे तक। जब ये री एग्जीक्यूट होगा ऊपर से लेके नीचे तक, तब क्या होगा, ये जो चीज़ है ये वापस से रिटर्न होगी, एंड इसके अंदर जो काउंट की वैल्यू है वो एक अपडेटेड वैल्यू हमारे पास आ रही होगी। अब हमारी जो फाइनली रिएक्ट के अंदर स्टेट होती है उसको समझने से पहले एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना पड़ेगा, विच आर कॉल्ड हुक्स। अब हम बात करते हैं हुक्स के बारे में। तो जब भी हम हुक्स की बात करते हैं तो बेसिकली जब हमारे पास शुरुआत में रिएक्ट आई थी, शुरू में जब रिएक्ट आई थी तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स बिल्ड होते थे वो इस तरीके से फंक्शन की फॉर्म में बिल्ड नहीं होते थे। पहले जो हमारे पास कंपोनेंट होते थे दे यूज्ड टू बी कॉल्ड क्लास कंपोनेंट्स, और अब जिन कंपोनेंट्स को हम बिल्ड करते हैं, जिनके अंदर हम फंक्शन कीवर्ड को यूज करते हैं, इनको हम कहते हैं अपने फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो अब रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में इनफैक्ट हर जगह एडवाइज्ड है कि हमें फंक्शनल कंपोनेंट्स को ही बिल्ड करना चाहिए। अब पहले वाले जो हमारे क्लास कंपोनेंट्स होते थे इनके अंदर कुछ कुछ फीचर्स होते थे जो फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो इन्हीं फीचर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास हुक्स का कॉन्सेप्ट आया। हुक्स जो थे दे वर अ न्यू एडिशन इन रिएक्ट 16.8 वर्जन, जो आई बिलीव 2019 के अंदर आया था। तो हुक्स क्या होते हैं? हुक्स बेसिकली हमारे कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं विच लेट यू यूज स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर्स विदाउट राइटिंग अ क्लास। यानी पहले हमें क्लास कंपोनेंट लिखना पड़ता था, अब हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही अपने हुक्स को ऐड करके उनके अंदर वो सारे फीचर्स, उनमें से एक फीचर स्टेट का फीचर भी होता है, वो सारी चीजें कर सकते हैं जो हम क्लास कंपोनेंट्स के अंदर करते थे। ओरिजिनली जब रिएक्ट के अंदर हुक्स आए थे तो वी यूज्ड टू हैव अराउंड 10 हुक्स, की 10 हमारे पास मेथड्स होते थे जिनको यूज किया जा सकता था, बट अभी हमारे 18th वर्जन के अंदर 5 नए ऐड हुए हैं, तो अब हमारे पास टोटल 15 हुक्स होते हैं रिएक्ट के अंदर। पर उनमें से जो सबसे शुरुआती हुक है जिसकी हम बात करेंगे, जो शायद सबसे मेजर हुक भी है फॉर अस एज बिगिनर्स, वो होगा हमारा यूज स्टेट, जिसकी मदद से हम अपनी स्टेट को यूज कर पाते हैं रिएक्ट के अंदर। तो अगर हुक्स को सीधा सीधा समझे तो ये हमारे ऐसे फंक्शंस हैं, ऐसे मेथड्स हैं जो हमारे कंपोनेंट्स के अंदर ही हमें और ज़्यादा फंक्शनैलिटी देते हैं और ज़्यादा काम अलाउ करने की परमिशन देते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने सबसे पहले हुक के बारे में, विच इज़ कॉल्ड यूज स्टेट। यूज स्टेट इज़ अ रिएक्ट हुक। हुक कहने का मतलब हमने पहले ही सीख लिया था कि एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमें हेल्प करता है स्टेट्स के साथ डील करने में। तो यूज स्टेट हमारा एक ऐसा रिएक्ट हुक है दैट लेट्स यू ऐड अ स्टेट वेरिएबल टू योर कंपोनेंट। स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टेट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर अगर कुछ चेंज आए तो उस केस में रिएक्ट कंपोनेंट को री रेंडर करना पड़ता है, जिसकी मदद से अगर हमें यूआई के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, अगर हमें कुछ डॉम के अंदर चेंजेस चाहिए तो उन सारे चेंजेस के लिए हम अपने स्टेट वेरिएबल्स को यूज करते हैं, ना कि दूसरे नॉर्मल वेरिएबल्स या प्रॉप्स को। तो जब भी हमें कुछ किसी इवेंट के बेसिस पे या किसी और चीज़ में कोई चेंज चाहिए अपने यूआई के अंदर, तो हम हमेशा स्टेट वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे। अब यूज स्टेट को यूज़ करने के लिए वी कैन गो टू द डॉक्यूमेंटेशन, एंड react.dev की डॉक्यूमेंटेशन में अगर हम यूज स्टेट में जाएंगे तो बेसिकली यूज स्टेट को यूज़ करने के लिए हमें इस लाइन को लिखना पड़ता है। तो यूज स्टेट जो हमारा मेथड है उसके अंदर सबसे पहले हम एक इनिशियल स्टेट पास करते हैं। ये इनिशियल स्टेट हमारी एक इनिशियल वैल्यू होती है जिसके साथ हम किसी भी अपना जो वेरिएबल है, हमारा जो स्टेट वेरिएबल है, जैसे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल ले तो हम चाहते हैं जैसे ही काउंट में चेंज आए वैसे ही ये जो कंपोनेंट है ये री रेंडर हो जाए, इसकी वैल्यू चेंज हो जाए। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेट वेरिएबल बनेगा वो ये काउंट वेरिएबल बनेगा, और काउंट वेरिएबल को हमने किस वैल्यू के साथ इनिशियलाइज किया है? काउंट वेरिएबल को हमने 0 वैल्यू के साथ इनिशियलाइज किया है। तो यहाँ पे जब हम यूज स्टेट को लिखेंगे अपने काउंट वेरिएबल के साथ तो इनिशियलाइज स्टेट में हम 0 पास करेंगे। और जो हमारा यूज स्टेट मेथड होता है ये एक एरे रिटर्न करता है जिसके अंदर हमेशा 2 एलिमेंट्स होते हैं। इनफैक्ट वी कैन रीड अबाउट इट इन द डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो। ये हमारे जो मेथड होता है यूज स्टेट, इट रिटर्न्स एन एरे विद एग्जैक्टली 2 वैल्यूज। हमेशा 2 वैल्यूज होते हैं, ना 1 होगी ना 3 होंगी। सबसे पहली वैल्यू होती है हमारी करंट स्टेट, यानी ड्यूरिंग द फर्स्ट रेंडर इट विल मैच द इनिशियल स्टेट यू हैव पास्ड। करंट स्टेट कहने का मतलब है स्टेट यानी हमारा बेसिकली वो वेरिएबल जिसको हम एज अ स्टेट वेरिएबल ट्रीट करेंगे। तो शुरुआत में अगर हमने इनिशियल वैल्यू पास की है 0 और यहाँ पे अगर हमारा वेरिएबल है काउंट विच इज़ आर स्टेट वेरिएबल, तो शुरुआत में काउंट की वैल्यू भी हमारे लिए इक्वल होगी 0। उसके बाद वो अपडेट होती रहेगी। सेकंड जो चीज़ इस एरे के अंदर होती है, इट इज़ अ सेट फंक्शन दैट लेट्स यू अपडेट द स्टेट टू अ डिफरेंट वैल्यू एंड ट्रिगर अ री रेंडर। यानी ये ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हमारे स्टेट वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होती है
एंड जब ये मेथड कॉल होता है तब पहले स्टेट वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होती है एंड उसके बाद री रेंडर होता है पूरा का पूरा जो हमारा कॉम्पोनेंट होता है वो। तो ये एक्चुअल हमारा हुक्म का इक्का है जो हमारे री रेंडर को ट्रिगर करा रहा होता है। एंड ये जो हमारा मेथड होता है इसे हम अपना अपडेटर फंक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसका काम होता है हमारे स्टेट वेरिएबल को अपडेट करना। अब एक बार देखते हैं कि हम यूज स्टेट को एक्चुअली कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने काउंटर को बिल्ड करने के लिए। इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, स्टार्टिंग से यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमें पता है ये वाली चीज़ जो है ये तो अब वर्कआउट नहीं करेगी ना, हमारे लिए अब ये काउंट वर्कआउट करेगा, हमें बेसिकली स्टेट को यूज़ करना पड़ेगा। तो यूज़ स्टेट मेथड को हम कॉल करेंगे और यूज़ स्टेट मेथड के अंदर हम अपनी इनिशियल स्टेट पास करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी 0 एंड ये यूज़ स्टेट मेथड हमें एक एरे रिटर्न करेगा। तो लेट जो भी हमारा एरे है ये हमारे लिए एक एरे रिटर्न कर देगा और हम शुरुआत में क्या करेंगे, बस एक बार इस एरे की वैल्यू को प्रिंट करवा के देखते हैं कि एक्चुअली इस एरे के अंदर क्या प्रिंट होगा। ऑल्सो एक और नोट कि यूज स्टेट को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसे हमें रिएक्ट से इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो हम करेंगे इम्पोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए चीज़ें VS कोड फिल इन कर रहा है और हम अभी के लिए सिर्फ यूज स्टेट के अंदर अपनी इनिशियल वैल्यू 0 पास करेंगे। ये हमें क्या एरे रिटर्न करके दे रहा है उसकी वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं। इसको सेव कर लेते हैं। देयर इज सम एरर, काउंट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये काउंट वेरिएबल अब है ही नहीं, तो रिफ्रेश कर लेते हैं। इंक्रीमेंट काउंट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, इसे भी हटा देते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हम वर्कआउट कर रही हैं एंड अपने app.jsx या main.jsx के अंदर जाके हम रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड को भी अभी के लिए टेम्परेरीली हटा देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारे लिए प्रिंट हो रही है। अब ये वो हमारा एरे है जिसको रिटर्न किया है यूज स्टेट ने। एरे के अंदर क्या है, एक तो इनिशियल वैल्यू है एंड सेकंड पैरामीटर क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन के अंदर कुछ कुछ इंटरनली काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, बट हमारे लिए ये हमने वेरीफाई कर लिया कि पहली चीज़ हमारे लिए कुछ स्टेट है एंड दूसरी चीज़ हमारे लिए हमारा फंक्शन है। अब इस स्टेट के अंदर शुरुआत में वही वैल्यू होगी जिसको हम पास करेंगे एज एन इनिशियल स्टेट। अगर मैंने यहाँ पे 10 पास किया एंड इफ़ आई सी हेयर, तो दोबारा से इस बार कंसोल के अंदर इनिशियल स्टेट जो है दैट इज इक्वल टू द इनिशियल वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 10। अब यहाँ पर ये जो एरे है, जनरली रिएक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जनरली क्या मोस्टली मतलब 99.9% ऑफ द टाइम्स हम अपने जो एरे है उसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए एरे के अंदर सबसे पहला जो 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट है उसको हम अपना स्टेट वेरिएबल कह देते हैं। दिस इज कॉल्ड आ स्टेट वेरिएबल। एंड जो सेकंड चीज़ है वो हमारा मेथड हो जाता है जिसको हमेशा हम शुरुआत करते हैं सेट के साथ। तो सेट एंड उसके बाद हम हमेशा अपना स्टेट वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल। तो इस तरीके से किसी भी वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं और फिर लिखते हैं सेट और फिर उसी वेरिएबल का नाम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा काउंटर है और उसे हमें अपना स्टेट वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए हम लिखेंगे काउंट एंड दूसरे मेथड को हम नाम देंगे सेट काउंट इज इक्वल टू, इसे कह देंगे यूज स्टेट और यूज स्टेट के अंदर हम इनिशियल वैल्यू पास कर देंगे विच विल बी इक्वल टू 0। तो ये जो काउंट वेरिएबल है अब हमारा ये एक स्टेट वेरिएबल बन गया एंड इसकी वैल्यू के बेसिस पे अपने इवेंट्स को ट्रिगर कराने के लिए हम चाहें तो अब इस काउंट को यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया एक बार, तो ये हमारे काउंट की वैल्यू यहाँ पे दोबारा से आ गई इक्वल टू 0। अभी अगर हम बटन को क्लिक करेंगे तो एज सच कुछ नहीं हो रहा, पर हम दोबारा से वही मेथड बना लेते हैं। लेट्स कॉल इट इंक्रीज काउंट एंड बटन पर भी ऑन क्लिक इवेंट के लिए वील कॉल इंक्रीज काउंट। अब इंक्रीज काउंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका है कि जनरली हम अपने वेरिएबल्स को जिस तरीके से अपडेट करते हैं हम वैसे ही अपडेट करें। हम लिख दें काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 एंड यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग करवा दें अपने काउंट को। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पे आके एक बार रिफ्रेश किया, जैसे इंक्रीज काउंट के ऊपर क्लिक किया 1 प्रिंट हो रहा है, 2 प्रिंट हो रहा है, 3 प्रिंट हो रहा है, 4 प्रिंट हो रहा है, 5 प्रिंट हो रहा है। मतलब यहाँ पे कंसोल के अंदर तो चीज़ें प्रिंट हो रही हैं पर अभी भी मेरे UI के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे, कॉम्पोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा। कॉम्पोनेंट री रेंडर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सिर्फ काउंट के अंदर चेंजेस करने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने सेट काउंट मेथड से काउंट की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा। तो काउंट की वैल्यू को अपडेट करने के लिए इस बार हम अपने सेट काउंट मेथड को यूज़ करेंगे और सेट काउंट में बेसिकली हम अपनी काउंट की न्यू वैल्यू को पास कर सकते हैं। तो काउंट की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की न्यू वैल्यू हो जाएगी काउंट प्लस 1।
तो इस तरीके से हम अपनी वैल्यू को पास कर सकते हैं। और ये जो सेट काउंट मेथड है ये एक्चुअली रीरेंडर को ट्रिगर कराता है। हमने पहले ही बात की थी, सिर्फ वेरिएबल हमारे रीरेंडर को ट्रिगर नहीं कराता, जब इस अपडेटर फंक्शन को कॉल किया जाता है तो ये हमारे कंपोनेंट के रीरेंडर को ट्रिगर कराएगा, जिसकी मदद से हमारा कंपोनेंट रीरेंडर होगा स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे एक और चीज़, जैसे हमने count+1 लिखा है, दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ राइटिंग हार अपडेशंस। इस तरीके से हम अपनी नई वैल्यू पास ऑन नहीं करते हैं, बट अभी धीरे धीरे हम सही तरीका सीखेंगे। बट अभी के लिए टेम्पररीली हम यहाँ पे count+1 लिख रहे हैं, जिससे चीज़ें सारी वर्कआउट करेंगे, एज सच कोई एरर नहीं आएगा। बट इससे भी और एक बेटर तरीका होता है चीज़ों को लिखने का। तो हम सेट काउंट जो अपडेटर फंक्शन है उसके अंदर हमने नई वैल्यू पास कर दी, और जैसे ही सेट काउंट के अंदर नई वैल्यू पास कर दी, ये हमारे लिए ट्रिगर कर देगा रीरेंडर। इसको करते हैं एक बार सेव एंड रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। अब जैसे ही हम इंक्रीज काउंट करेंगे वैसे ही यहाँ पे काउंट इंक्रीज हो रहा है, काउंट इज इक्वल टू 1। इस बार काउंट 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो इस तरीके से हमने अपने लिए एक काउंटर कंपोनेंट को क्रिएट कर लिया, जो हमारे लिए इस बटन की क्लिक के साथ साथ इंक्रीज होता जा रहा है। अब इसके साथ में एक और चीज़, अगर काउंट के साथ हम console.log करके अपने काउंट को प्रिंट करवाने की कोशिश करें, इफ़ वी सेव इट एंड रिफ्रेश, तो जैसे ही हम इंक्रीज काउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, काउंट यहाँ पे इंक्रीज हो गया है टू 1, बट यहाँ हमारे लिए वैल्यू प्रिंट हुई है 0। दोबारा से काउंट को करेंगे तो काउंट तो इंक्रीज हो गया है टू 2, पर यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हुई है 1। दोबारा करेंगे, काउंट इंक्रीज हो गया है टू 3, पर वैल्यू हमारे लिए प्रिंट हुई है 2। दोबारा से एक बार हमने काउंट के ऊपर क्लिक किया, ये इंक्रीज हो गया है टू 4, बट यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हुई है 3। तो इस चीज़ के अकर करने का रीज़न, यानी यहाँ पे जो हमारा काउंट और जो चीज़ प्रिंट हो रही है उसका जो मिसमैच चल रहा है, वो चीज़ इसलिए अकर कर रही है क्योंकि हमारा री-रेंडर एक अलग तरीके से वर्क करता है यूजिंग क्लोजर्स। अब वो कैसे वर्क करता है उसको हम 1-2 टॉपिक्स के बाद पढ़ने वाले हैं, बट इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, ये डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी है, री-रेंडर इसी तरीके से काम करता है। तो इन केस अगर आप अभी ये प्रिंट करवा के देख रहे हो और आपको मिसमैच मिल रहा है इस काउंट नए सेट अपडेटेड काउंट में और इस काउंट में, तो उसमें टेंशन की बात नहीं है, रिएक्ट इसी तरीके से काम करती है। अभी के लिए हम इस तरीके से कंसोल करवा के खुद को कंफ्यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ये चेक करेंगे कि क्या हम अपने नए किसी स्टेट वेरिएबल को क्रिएट कर पा रहे हैं, क्या उस स्टेट वेरिएबल को किसी बटन क्लिक के ऊपर हम एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं, और क्या वो एग्जीक्यूटेड सही वैल्यू हमारे लिए री रेंडर होकर हमारी स्क्रीन के ऊपर आ पा रही है। स्टेट्स के लिए अभी हमारे लिए अगर हमें इतनी चीज़ समझ में आ गई है तो दैट इज़ गुड इनफ। अब नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले हैं अपने लिए अपना खुद का लाइक बटन कॉम्पोनेंट। यानी इफ़ वी गो टू द रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन मेन पेज पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें इस तरीके का एक वीडियो कंपोनेंट दिखाई देता है। इसके ऊपर एक लाइक बटन हमें दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर क्लिक अनक्लिक करके हम इसे टॉगल करवा सकते हैं। तो इसी तरीके का लाइक बटन हम अपने लिए क्रिएट करने वाले हैं। उसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो अपना एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स क्लोज द काउंटर एंड क्रिएट अ न्यू कंपोनेंट कॉल्ड लाइक बटन डॉट JSX। अब लाइक बटन के लिए हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं अपना फंक्शन एंड इसे हम कहेंगे लाइक बटन। लाइक बटन हमारे लिए अभी के लिए रिटर्न करने वाला है एक डिव, एंड जिस डिव के अंदर हम एक पैराग्राफ रख लेते हैं, वील कॉल इट लाइक बटन। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। साथ में app.jsx के अंदर जाके पहले तो इसे इंपोर्ट कर लेते हैं एंड फिर हम इसे डिस्प्ले कराने वाले हैं। रिफ्रेश किया, दिस इज़ आर लाइक बटन। स्टेट्स इन रिएक्ट वाली जो हेडिंग है इससे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, स्टेट्स इन रिएक्ट, एंड दिस इज़ बेसिकली आर लाइक बटन। हम चाहें तो थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं। ये हमारा लाइक बटन होने वाला स्क्रीन के ऊपर। अभी इसे हमने एज अ पैराग्राफ क्यों क्रिएट किया है उसके पीछे का कोई रीज़न नहीं है, हम चाहें तो इसे एज अ बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। बाकी इसे हमने एज अ पैराग्राफ क्यों क्रिएट किया है उसके पीछे एक ही रीज़न है कि हम लाइक के लिए आइकन रखना चाहते हैं। अब आइकन्स के लिए वी कैन गो टू फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम CDN पर हम जा सकते हैं, फॉन्ट ऑसम CDN, एंड साथ के साथ फॉन्ट ऑसम की हम लाइब्रेरीज पर जा सकते हैं। वी कैन गो टू आइकन्स। CDN के लिए हमें ऑलरेडी पता है, CDN वाला ये लिंक हम पूरा को पूरा कॉपी कर लेंगे, क्रॉस कर देंगे, वापस आ जाएंगे। CDN लिंक को इंक्लूड कर सकते हैं हम अपनी index.html के अंदर। तो वैसी चीज़ें वर्क करेंगी जैसे ऑलरेडी हम फ्रंट एंड के अंदर सीख चुके हैं कि जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS कैसे काम करता है। नॉर्मली चीज़ें वैसे ही काम कर रही हैं, बस पुरानी फंक्शनैलिटीज़ को जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हीं को लिखने के हम नए तरीके सीख रहे हैं एक तरीके से रिएक्ट में। ओके, तो अब अपने आइकन को इंक्लूड करने के लिए वी कैन सर्च फॉर फ्री एंड ओपन सोर्स आइकन्स। इसके अंदर वील सर्च फॉर द लाइक आइकन। तो ये हार्ट आइकन है जिसको हम पिक करने वाले हैं शुरुआत में। तो यहाँ पे लाइक बटन की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा हार्ट आइकन आ जाएगा। इसको कर लेते हैं सेव एंड वापस आ जाते हैं। रिफ्रेश कर लिया,
क्लास नेम हमें रखना पड़ेगा, तो यहाँ क्लास की जगह हम क्लास नेम रख सकते हैं, पर उससे कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब हमारा आइकन हमें फिर भी दिखेगा। सेव कर लेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो अब ये हमारे लिए हमारा आइकन हो गया। हम चाहें तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, एक बार इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा पैराग्राफ है इसके ऊपर हम अपना ऑन क्लिक अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पर एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं, क्लिक्ड is equal to this arrow function which does nothing but console.log clicked। इस तरीके से एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट हमारे लिए आई है। तो अब जैसे इस पैराग्राफ के ऊपर, मतलब इस आइकन के ऊपर क्लिक होगा, वैसे ही हमारे लिए कंसोल में प्रिंट हो जाएगा क्लिक्ड। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा क्लिक प्रिंट हो गया। एंड इस तरीके से अब हमने अपने क्लिक वाले इवेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं, उसको हैंडल कर पा रहे हैं। अब अगर हमें अपने लिए एक लाइक बटन को क्रिएट करना है, तो लाइक बटन को क्रिएट करने का क्या मतलब होगा, हम चाहेंगे कि पहले हमारे लिए हमारा जो आइकन दिखाई दे रहा है, जैसे ही इस आइकन के ऊपर क्लिक किया जाए वैसे ही इसके अंदर कुछ चेंज आ जाए। और जब भी हम चाहते हैं कि हमारे यूआई एलिमेंट्स के अंदर कुछ चेंज आए, हम वैसे क्या चेंज लाने की कोशिश करेंगे, हम कुछ भी चेंज ला सकते हैं। हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, चाहें तो हम इसकी जगह एक दूसरे आइकन को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अभी के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये जो हमारा एम्प्टी हार्ट आइकन है इसकी जगह हम अपना फुल हार्ट आइकन जो है उसको डिस्प्ले कराएंगे। यानी फॉन्ट ऑसम के अंदर ही वी हैव अनदर हार्ट आइकन विच इज़ दिस सॉलिड हार्ट आइकन। हम इसको प्रिंट करवाने वाले हैं जैसे इसके ऊपर क्लिक किया जाए। तो ये फंक्शनैलिटी हम चाहते हैं। अब इस चीज़ को हम किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, तो बेसिकली हम चाहते हैं जैसे कोई इवेंट हो वैसे ही हमारा जो यूआई है वो चेंज हो जाए। तो हमें पता है इस तरीके के चेंजेस जब हमें लाने होते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर, यानी री रेंडर वाले चेंजेस, तो हमें एक स्टेट वेरिएबल को यूज़ करना पड़ेगा। तो हम अपने लिए एक इज लाइक नाम का नया स्टेट वेरिएबल बनाएंगे जो ट्रैक करेगा कि क्या हमारा बटन अभी लाइक हुआ है या फिर बटन अभी लाइक नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली हम अपनी टॉगल फंक्शनैलिटी को यूज़ करेंगे। टॉगल करने का मतलब क्या होता है, टॉगल करने का मतलब होता है कोई चीज़ अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर लो, कोई फॉल्स है तो उसे ट्रू कर दो। तो अगर हमारा एलिमेंट लाइक्ड नहीं है तो उसको लाइक कर दो, अगर लाइक्ड है तो उसको अनलाइक कर दो। तो इस तरीके से तो एक अपने लिए स्टेट वेरिएबल हम बना लेते हैं। सबसे पहले तो ऊपर इंपोर्ट कर लेंगे यूज स्टेट को, इंपोर्ट यूज स्टेट एंड यहाँ पे लेट, अपने वेरिएबल को हम नाम देंगे इज लाइट और इसके मेथड को नाम देंगे सेट इज लाइट। बिल्कुल सेम नाम हमें देना होता है, बस उसके सामने सेट वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं। एंड इज इक्वल टू, शुरुआत में यूज स्टेट के अंदर इनिशियल स्टेट क्या पास करेंगे, शुरुआत में हम चाहते हैं हमारा बटन लाइक्ड ना हो, अनलाइक्ड हो। तो उस केस में अगर हमारा बटन लाइक्ड है, इफ़ इज लाइक्ड इज इक्वल टू फॉल्स, तो उस केस में बटन अनलाइक्ड है। और अगर इज लाइक्ड की जो वैल्यू है अगर ये ट्रू हो जाती है तो उस केस में हम चाहेंगे कि हमारा बटन लाइक हो जाए। तो यहाँ पे शुरुआत में जो इनिशियल स्टेट है उसको हम पास करेंगे एज फॉल्स। और जैसे ही ये स्टेट चेंज होगी वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको टॉगल कर देंगे। मतलब जैसे ही बटन के ऊपर, इस पैराग्राफ के ऊपर क्लिक किया जाएगा, मतलब हम स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, वैसे ही हम इसको टॉगल कर देंगे। अभी के लिए इस चीज़ को हटा देते हैं एंड यहाँ पर ऑन क्लिक जैसे ही होगा क्लिक, वैसे ही हम यहाँ लिख देंगे टॉगल बटन या टॉगल लाइक। इस तरीके का हम एक मेथड बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट दिस न्यू मेथड कॉल्ड टॉगल लाइक इज इक्वल टू, और अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ हम console.log करवाने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉगल। सेव, यहाँ जाते हैं, रिफ्रेश, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे वी आर गोइंग टू टॉगल, जैसे ही क्लिक किया दोबारा टॉगल करेंगे दोबारा। तो इस तरीके से हमारी टॉगलिंग काम करेगी। अब टॉगल करने का मतलब है कि अगर इज लाइट की वैल्यू ट्रू है तो उसे फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो उसे ट्रू कर दो। तो बेसिकली हमारी जो न्यू वैल्यू होगी इज लाइट की वो बन जाएगी नॉट ऑफ इज लाइट। तो इज लाइट के अंदर अगर ट्रू है तो वो फॉल्स बन जाएगी, फॉल्स है तो वो ट्रू बन जाएगी। तो console.log करके एक बार अपनी न्यू वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। अब यहाँ पर हमें पता है कि अगर हमारा कोई वेरिएबल होगा इज लाइट या वेरिएबल समथिंग कॉल्ड एक्स, एक्स की वैल्यू अगर ट्रू है तो अगर हम नॉट ऑफ एक्स लेंगे तो वो हमेशा फॉल्स होगा। अगर एक्स इज इक्वल टू नॉट ऑफ एक्स कर दिया तो फिर वो फॉल्स बन जाएगा, अगली बार किया तो वो ट्रू बन जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू हमारी ट्रू फॉल्स के अंदर टॉगल करती रहेगी। अभी के लिए हम ये चीज़ वेरीफाई नहीं कर सकते प्रिंट करवा के, क्यों? क्योंकि अभी के लिए इज लाइट की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि हमने सेट इज लाइट को कॉल नहीं किया। इज लाइट के अंदर चेंज तो तभी आएगा जब सेट इज लाइट को कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
सेट इज लाइट को कॉल करेंगे और उसके अंदर इज लाइट की नई वैल्यू पास करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी नॉट ऑफ इज लाइट। एंड उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, या इनफैक्ट यहाँ पे सिर्फ हम प्रिंट करवाने वाले हैं एक पैराग्राफ के अंदर, या पैराग्राफ नहीं, इसके लिए हम नॉर्मली अपने वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं इज लाइट। तो यहाँ पे इज लाइट की हमारी वैल्यू प्रिंट होगी। अगर इज लाइट ट्रू है तो ट्रू प्रिंट होगा, फॉल्स है तो फॉल्स प्रिंट होगा। और जैसे ही इज लाइट अपडेट होगा वैसे ही उसकी नई अपडेटेड वैल्यू यहाँ से सेट हो जाएगी। और जैसे ही सेट मेथड कॉल होगा वैसे ही ये कॉम्पोनेंट हमारा पूरा का पूरा, इनफैक्ट सिर्फ इतना नहीं, ये पूरा कॉम्पोनेंट हमारे लिए री रेंडर हो जाएगा। तो एक बार जाके हम रिफ्रेश करेंगे तो आर इज लाइट इज नॉट शोइंग, क्योंकि हमारे रिएक्ट के अंदर जो हमारे बूलियन वेरिएबल्स हैं वो बाय डिफॉल्ट प्रिंट होके नहीं आते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेव कर लेते हैं। तो अभी क्या है, अभी हमारे इज लाइट की वैल्यू फॉल्स है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे वैसे ही ट्रू हो जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे फॉल्स हो जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे ट्रू हो जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी टॉगलिंग की फंक्शनैलिटी को हमने इंप्लीमेंट कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल की वैल्यू के बेसिस पे हमारे कौन सा वाला हार्ट डिस्प्ले हो रहा है उसको हम चेंज कर सकें। तो उसके लिए हम कंडीशनल्स को यूज़ कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी बात की हुई है कि कंडीशन के बेसिस पे कौन से एलिमेंट को डिस्प्ले कराना है। उस चीज़ के लिए इससे तो यहाँ से हटा देते हैं। बेसिकली वी कैन राइट आर कंडीशन हेयर कि अगर हमारे इज लाइट की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू ट्रू, यानी ट्रू हो जाता है, तो उस केस में हमें सॉलिड हार्ट को प्रिंट करवाना है, इस हार्ट को, और फॉल्स के केस में हमें एम्प्टी हार्ट को प्रिंट करवाना है। इसको कर लेते हैं सेव। तो ये हमारी कंडीशन आ गई। एंड इस बार आके अगर रिफ्रेश करेंगे तो बेसिकली इस हार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, सॉलिड हार्ट जो है, क्लास नेम इसको दे देते हैं, प्लस एक और चीज़, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है, रिफ्रेश किया जैसे ही उसके ऊपर क्लिक किया वैसे वाइट हार्ट आ गया, दोबारा अनक्लिक किया तो चला गया। तो इस तरीके से हमारी जो लाइक वाली फंक्शनैलिटी है उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ यूजिंग टॉगलिंग। एंड टॉगलिंग को कैसे इम्प्लीमेंट किया, टॉगलिंग को इम्प्लीमेंट किया यूजिंग स्टेट एंड स्टेट वेरिएबल्स। एक और चीज़ हम कर सकते हैं, हम स्टाइल ऐड कर सकते हैं। वी कैन मेक द हार्ट टू बी रेड व्हेन इट इज़ लाइट। तो उसके लिए एक नई कस्टम स्टाइलिंग ऐड कर लेते हैं। इसको कह देते हैं लाइक स्टाइल इज़ इक्वल टू, इसमें कलर हम सेट कर सकते हैं टू रेड। एंड ये जो हमारा सॉलिड हार्ट है इसके लिए वी कैन ऐड द स्टाइल टू बी लाइक स्टाइल। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। जैसे क्लिक किया हमारे पास हमारा रेड हार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपने लाइक बटन वाले कंपोनेंट को क्रिएट कर लिया है। अब इसके साथ में एक और चीज़, अभी के लिए हमने दो एग्जांपल्स देखे हैं जिन दोनों ही एग्जांपल्स में हमने एक स्टेट वेरिएबल को यूज़ किया है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, सबसे पहला जो हमारा स्टेट वेरिएबल होता है इसको हम सिर्फ कंपोनेंट के अंदर ही लिख सकते हैं, इसको कंपोनेंट के बाहर क्रिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहूँ कि मेरा इज लाइक जो मेथड है वो कंपोनेंट के बाहर आ जाए, एंड नाउ इफ आई ट्राई, तो यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड हुक कॉल, hooks can only be called inside the body of a function component. This could happen for one of the following reasons. तो इसने reasons बता दिया क्यों हमने कुछ गलत किया होगा। तो जो हमारे hooks हैं, यानी यहाँ पे जो हमारा use state है which is a hook, इसे हम सिर्फ अपने function component के अंदर use कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, हम एक function component के अंदर multiple state variables को भी create कर सकते हैं। अभी के लिए हमने एक को ही बनाया है, एक और को बना लेते हैं। इट विल बी अ वैसे यूजलेस वेरिएबल, बट कोई नहीं, उसको क्रिएट कर लेते हैं। अपना जो काउंटर वेरिएबल है उसे हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक और नया, और इसको कह देते हैं सेट काउंट। एंड इसके लिए यूज स्टेट में हम 0 को इनिशियल स्टेट की तरह पास कर सकते हैं। बेसिकली इसे काउंट नहीं, इसे क्लिक्स हम कह देते हैं, सेट क्लिक्स। तो हम अपने क्लिक्स को काउंट कर लेंगे, क्लिक एंड सेट क्लिक, या क्लिक्स एंड सेट क्लिक्स। शुरुआत में क्लिक्स की वैल्यू है 0 के इक्वल, और जैसे ही जब हम टॉगल कर रहे हैं तो टॉगल के साथ साथ हम सेट क्लिक्स के अंदर अपने क्लिक्स की वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो इट विल बी क्लिक्स +1, और यहाँ हम एक पैराग्राफ के अंदर अपने क्लिक्स को डिस्प्ले कराएंगे, क्लिक्स इज इक्वल टू क्लिक्स। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे। अभी के लिए क्लिक्स की वैल्यू है 0, जैसे ही क्लिक किया क्लिक की वैल्यू 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। तो इस तरीके से हम अपने 2 स्टेट वेरिएबल्स को भी चेंज कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा को भी चेंज कर सकते हैं इन अ सिंगल कंपोनेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है क्लोजर। अब क्लोजर एक रिएक्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है कि क्लोजर जावास्क्रिप्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है। क्लोजर कहने का मतलब होता है इट इज़ अ फीचर इन रिएक्ट वेयर एन इनर फंक्शन हैज़ एक्सेस टू द आउटर फंक्शंस वेरिएबल्स।
फॉर एग्जाम्पल हमने ये कोड लिखा जावास्क्रिप्ट के अंदर, हमने एक फंक्शन बनाया आउटर। अब इस फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया b जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज है टू 10। यहाँ पे चाहे var होता चाहे let होता, क्लोजर हमारे लिए हमेशा वर्क करता है। फिर इसी फंक्शन के अंदर हमने एक इनर फंक्शन डिफाइन किया जिसके अंदर हमारे पास एक और वेरिएबल है 20, और इनर फंक्शन के अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं a प्लस b की वैल्यू को, जहाँ पर a तो इसी फंक्शन का पार्ट है और b हमारे आउटर फंक्शन का पार्ट है। अब क्लोजर कहता है कि जो हमारा फंक्शन है, जब हमारा इनर फंक्शन रन करेगा तो उसके पास a की एक्सेस तो ऑलरेडी है, क्योंकि जब फंक्शन रन कर रहा है तो a तो हमारे लिए क्रिएट हो ही रहा है, पर साथ के साथ उसके पास b वेरिएबल की भी एक्सेस है जो हमारे आउटर फंक्शन का पार्ट है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करता है तो जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट करता है हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो न्यूली क्रिएट होते हैं, मतलब न्यू वेरिएबल्स हमारे लिए क्रिएट होते हैं शुरुआत से। इसीलिए अगर एक बार हमने फंक्शन के अंदर यहाँ पर b इज इक्वल टू 10 लिख दिया और बाद में अगर इस b की वैल्यू को चेंज करके हम अगर 20, 30, 40 कर देते हैं, तो अगर दोबारा से इस फंक्शन को कभी कॉल किया जाएगा तो दोबारा से इस b की वैल्यू री इनिशियलाइज विद 10 ही होगी। तो हमेशा जब भी नए फंक्शन को कॉल किया जाता है दोबारा से नए वेरिएबल्स बनते हैं और दोबारा से वो वेरिएबल्स री इनिशियलाइज होते हैं विद देयर ओरिजिनल वैल्यूज, क्योंकि ऊपर से नीचे तक हमारे पूरे फंक्शन का फ्लो होता है। और जैसे ही जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारा कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेता है, मतलब हमने एक फंक्शन आउटर को कॉल किया और उसने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लिया, वैसे ही जो भी वेरिएबल्स उस फंक्शन के स्कोप के अंदर क्रिएट हुए थे वो सारे के सारे वेरिएबल सीज टू एग्जिस्ट हो जाएंगे, यानी वो डिलीट हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं अपने कंसोल विंडो के अंदर। लेट्स डिफाइन अ न्यू फंक्शन, इसको कह देते हैं फंक्शन फंक, लेट्स कॉल इट फंक। एंड फंक्शन फंक के अंदर अगर हमने कोई एक नया वेरिएबल डिफाइन किया x इज इक्वल टू 10, उसके बाद हमने क्या किया, x के अंदर चेंजेस कर दिए, x प्लस इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू अब 30 हो गई। एंड फिर हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं अपने x को इस तरीके से। तो इस फंक्शन से कंसोल डॉट लॉग की जगह यहाँ से हम रिटर्न करवा लेते हैं, लेट्स रिटर्न दिस वैल्यू विच इज़ x। अब जैसे ही हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, लेट्स कॉल आवर फंक्शन, तो हमारे लिए वैल्यू रिटर्न होगी 30। अब ऐसा नहीं है कि एक बार हमने फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया तो x की वैल्यू हमेशा के लिए 30 बन गई, क्योंकि अगली बार भी हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो वैल्यू 30 रहेगी। इसका मतलब ये है कि जब कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो उसके लिए हमारी मेमोरी के अंदर कुछ स्पेस रिजर्व होती है जिसके अंदर उसके वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं। तो x वेरिएबल हर फंक्शन कॉल के साथ दोबारा क्रिएट होगा और जैसे ही फंक्शन कॉल खत्म हो गई, फंक्शन एग्जीक्यूट करना बंद कर गया, वैसे ही वो वेरिएबल्स भी डिलीट हो जाते हैं। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट कि फंक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो क्या होता है उसके वेरिएबल्स के साथ। पर ऐसे केस में अगर हमारा फंक्शन आउटर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो उसके वेरिएबल्स कभी क्रिएट ही नहीं हुए, और अगर फंक्शन आउटर के लिए b वेरिएबल कभी क्रिएट ही नहीं हुआ तो इनर फंक्शन के लिए ये a प्लस b की वैल्यू कैसे प्रिंट होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट आता है। इसे अगर एक बार क्लियर करें और हम सेम कोड लिखें तो सेम कोड के अंदर वी कैन डिफाइन अ फंक्शन कॉल्ड आउटर। अपने आउटर फंक्शन के अंदर इस तरीके से हम लिख सकते हैं अपना कोई भी वेरिएबल b इज इक्वल टू 10 एंड उसके अंदर हम एक और नया फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, वील कॉल दिस फंक्शन इनर। और इनर के अंदर हम एक और नया वेरिएबल डिफाइन करेंगे a इज इक्वल टू, वी हैव गिवन दिस अ वैल्यू ऑफ 20 एंड फिर हम कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे a प्लस b की वैल्यू को। अब लॉजिकली जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इनर फंक्शन के अंदर भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर आउटर फंक्शन कॉल नहीं हो रहा तो, क्योंकि आउटर फंक्शन के अंदर ही b को क्रिएट किया जा रहा है। तो अगर इस आउटर फंक्शन के अंदर लेट्स सपोज यहाँ पर हम अपने इनर को कॉल कर रहे हैं, तो जैसे ही हम आउटर को कॉल करेंगे वैसे तो सारी चीज़ें वर्क करेंगी। मतलब आउटर ने क्या किया, इनर को कॉल किया, इनर ने क्या किया, a प्लस b की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, तो हमारे लिए 30 आके प्रिंट हो गया। पर अगर हम सिर्फ अपने इनर फंक्शन को भी एग्जीक्यूट करते हैं, इसे हम बाहर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इनर को इस फंक्शन से रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये हमारा सिंटैक्स था जिसके अंदर हम रिटर्न कर देंगे अपने इनर को। तो ये बेसिकली हमारा मेथड है। दोबारा एक बार देख लेते हैं, ये हमारा मेथड है एंड ये मेथड अब क्या कर रहा है, ये फंक्शन हमारे इनर को रिटर्न करवा रहा है। इसे हम एक वेरिएबल इनर के अंदर स्टोर करा लेते हैं। तो आउटर को एग्जीक्यूट करके हम इनर के अंदर स्टोर करा रहे हैं।
अब अगर हम अलग से सिर्फ इनर को कॉल कर रहे हैं, हम आउटर को कॉल नहीं कर रहे, और लॉजिकली अगर आउटर को कॉल नहीं कर रहे तो बी भी क्रिएट नहीं होना चाहिए, और बी क्रिएट नहीं होना चाहिए तो इनर को जब कॉल लगाएंगे तो हमारे पास एरर आना चाहिए। लेकिन जब हम इनर को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास बिल्कुल सही आंसर आता है, और ये पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ क्लोजर्स। क्लोजर्स वो कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से अगर हमारे पास कोई इनर फंक्शन है जो अपने आउटर फंक्शन के किसी वेरिएबल को यूज कर रहा है, तो वो अलग से उन वेरिएबल्स को जिनको वो यूज कर रहा है उन्हें प्रिजर्व कर पाता है। प्रिजर्व करना यानी उन्हें सेव कर पाता है, और इन्हीं वेरिएबल्स को जिन्हें वो यूज कर रहा होता है इसे हम स्कोप चेन कहते हैं। तो क्लोजर इज द फीचर जिसकी मदद से अगर हमारे पास कोई इनर फंक्शन होता है तो उस फंक्शन के पास हमेशा एक्सेस होती है टू द आउटर फंक्शंस वेरिएबल्स जिनको वो यूज कर पा रहा है, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजर्स। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि अगर हमने कोई इनर फंक्शन डिफाइन कर लिया जो आउटर के वेरिएबल्स को यूज कर रहा है तो उस इनर फंक्शन को सेपरेटली यूज नहीं किया जा सकता, उसे बिल्कुल सेपरेटली यूज किया जा सकता है। एंड उस केस में क्लोजर की मदद से हमारे वो जो वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें यूज किया जा रहा है उन्हें अलग से क्रिएट किया जाता है, उन्हें अलग से प्रिजर्व किया जाता है। अब हम बात करने वाले कि हमारे लिए जो हमारा री रेंडर होता है यूजिंग आवर सेट स्टेट वो किस तरीके से पॉसिबल हो पाता है। तो उसके लिए हम अपने काउंटर को खोल सकते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आवर काउंटर, और यहाँ पे हम अपने काउंटर को डिस्प्ले कराने वाले हैं। तो ये हमारे पास हमारा काउंटर हो गया, हम इंक्रीज करके अपने काउंट को प्रिंट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा री रेंडर काम कैसे करता है। री रेंडर काम ऐसे करता है कि जैसे ही हम अपना सेट स्टेट, जैसे यहाँ पर हमारा सेट स्टेट हो गया हमारा सेट काउंट मेथड, जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं वैसे ही ऊपर से लेके नीचे तक हमारा पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है। यानी ये सिर्फ रिटर्न वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता, पूरा का पूरा मेथड हमारे लिए री रेंडर होता है। और जब ये मेथड री रेंडर हो रहा है, क्योंकि ये जो फर्स्ट लाइन है ये सिर्फ हमारी इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होती है, यानी दिस इज आवर इनिशियलाइजेशन लाइन। तो इस लाइन के लिए ऑलरेडी रिएक्ट को पता होता है कि दोबारा री इनिशियलाइज नहीं करना चीज़ों को। मतलब एक बार काउंट की वैल्यू शुरुआत में 0 सेट करनी है, पर हर री रेंडर के साथ 0 सेट नहीं करनी। तो इस वाली लाइन को इग्नोर किया जाता है री रेंडर में, और बाकी सारा जो कोड का पार्ट है वो दोबारा से री रेंडर होता है। इसे करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे कॉम्पोनेंट के टॉप पे हम प्रिंट करवाने वाले हैं कॉम्पोनेंट इज रेंडर्ड। तो यहाँ कॉम्पोनेंट इज रेंडर्ड हमारे लिए प्रिंट हो गया। इसको कर लेते हैं सेव, एंड यहाँ पे जाके एक बार करते हैं रिफ्रेश करेंगे तो जैसे फर्स्ट टाइम कॉम्पोनेंट जब रेंडर हो रहा है तब तो दिखा रहा है कॉम्पोनेंट इज रेंडर्ड। अब दोबारा से इंक्रीज काउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा लिख रहा है कॉम्पोनेंट इज रेंडर्ड। दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा दिखा रहा है कॉम्पोनेंट इज रेंडर्ड। दोबारा क्लिक करेंगे दोबारा से, एंड इस तरीके से ये जो हमारा इंक्रीमेंट, ये जो हमारा काउंटर है प्रिंट का, ये बार बार इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सिंगल वैल्यू अपडेट हो रही है। जब हम बात कर रहे हैं कॉम्पोनेंट री रेंडर हो रहा है तो उसका मतलब है सारी की सारी लाइन्स ऑफ कोड दोबारा एग्जीक्यूट हो रही हैं। बस ये जो लाइन ऑफ कोड है इसका काम इनिशियलाइजेशन का होता है, तो इसकी वजह से कोई ऐसा चेंज नहीं आ रहा क्योंकि री इनिशियलाइजेशन नहीं हो रहा, बट बाकी पूरा का पूरा कोड री इनिशियलाइज हो रहा है। इसके साथ में एक और चीज़ यहाँ पे साथ के साथ हम प्रिंट करवा सकते हैं console.log हमारे काउंट की वैल्यू। वी कैन से काउंट इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर हम अपने काउंट वेरिएबल को प्रिंट करवा सकते हैं। इसे सेव कर लेंगे एंड एक बार रिफ्रेश करेंगे तो शुरुआत में कंपोनेंट इज रेंडर्ड, हमारे काउंट की वैल्यू शुरुआत में सेट है टू 0। अब दोबारा से जब हम इंक्रीज काउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा कंपोनेंट हमारा री रेंडर होगा ऊपर से लेके नीचे तक। दोबारा कंपोनेंट इज रेंडर्ड, काउंट इज इक्वल टू 1। दोबारा करेंगे कंपोनेंट इज रेंडर्ड, काउंट इज इक्वल टू 2। अब इसमें एक और चीज़ देखते हैं कि अगर ये जो सेम चीज़ है इसे हम यहाँ पर प्रिंट करवाएं, मतलब इनसाइड इंक्रीज काउंट, अगर हम अपने काउंट की वैल्यू को प्रिंट करवाएं जैसे ही हमने अपने सेट काउंट से काउंट को इंक्रीज कर दिया, तो उस केस में काउंट की क्या वैल्यू प्रिंट होती है। रिफ्रेश करेंगे, जैसे ही क्लिक किया एक चेंज हम नोटिस करेंगे कि इनसाइड इंक्रीज काउंट हमारे काउंट की वैल्यू 0 ही रहती है। जब कंपोनेंट री रेंडर होता है तभी काउंट की वैल्यू अपडेट होती है। दोबारा क्लिक करेंगे, इनसाइड इंक्रीज काउंट, काउंट की वैल्यू पहले वाली वैल्यू ही है, बट कंपोनेंट जब री रेंडर होता है तब हमारे पास नई वैल्यू आती है। यानी ये जो काउंट वेरिएबल की वैल्यू है ये सिर्फ फंक्शन कॉल पे अपडेट नहीं होती, ये रेंडर स्टेज पे अपडेट होती है। यहाँ पे 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है जब हमने इस मेथड को कॉल कर लिया, तो हम इस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और दूसरी स्टेज है जब हमारा कंपोनेंट एक्चुअली री रेंडर हो रहा है। तो हमारे जो काउंट वेरिएबल है या हमारा कोई भी स्टेट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू अपडेट कौन सी स्टेज पे होती है, उसकी वैल्यू अपडेट होती है हमारी रेंडर स्टेज पे।
जब एक्चुअली ऊपर से लेके नीचे तक दोबारा से हमारे कंपोनेंट को री रेंडर किया जा रहा है, उसको री एग्जीक्यूट किया जा रहा है। सिर्फ मेथड को कॉल करने से काउंट की जो वैल्यू है वो अपडेट नहीं होगी। तो यही चेंज था जिसके बारे में शुरुआत में मैंने बताया था कि शुरुआत में जब हम अपने काउंटर को क्रिएट कर रहे थे और काउंट की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे थे तो हमें हमेशा एक वैल्यू कम होके प्रिंट होके दिखाई दे रही थी। यानी इस चीज़ को अगर हम कॉमेंट आउट कर दें, रिफ्रेश करें, इंक्रीज काउंट करें, तो इंक्रीज काउंट में यहाँ तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई, पर यहाँ 0 दिखा रही है। यहाँ 0 इसलिए दिखा रही है क्योंकि ये 0 तो जब ये मेथड कॉल हुआ तब प्रिंट हुआ है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू अपडेट हुई है ये री रेंडर वाली स्टेज में अपडेट हुई है। तो वैल्यू अपडेट होती है रेंडर स्टेज में, तो उस अपडेटेड वैल्यू को यहाँ पे एक्सेस कर पाना पॉसिबल नहीं है, उसको री रेंडर के बाद ही हम एक्सेस कर पाएंगे। इसीलिए इंक्रीज काउंट और जो हमारे कंसोल के अंदर प्रिंट हो रहा है उस वैल्यू में हमेशा 1 का डिफरेंस रहेगा। अगर आपने 2 से अपडेट किया होता तो 2 का डिफरेंस होता। फॉर एग्जाम्पल इफ आई अपडेट एवरीथिंग बाय 2 एंड इसको रिफ्रेश करें, इंक्रीज काउंट करें, ये तो 0 रहा, ये 2 हो गया, दोबारा इंक्रीज काउंट किया, ये 4 हो गया, दोबारा इंक्रीज काउंट किया, ये 6 हो गया। तो इस तरीके से हमेशा 2 का डिफरेंस रहेगा क्योंकि ये री रेंडर से पहले वाली स्टेज है, ये री रेंडर के बाद वाली स्टेज है। तो इस तरीके से हमारी री रेंडरिंग वर्क करती है विद स्टेट्स इन रिएक्ट। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट कॉल बैक्स इन अपडेटर फंक्शन। उसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, हमें अपने काउंट को अपडेट करना है विद अ चेंज ऑफ 2। तो हम +2 से अपने काउंट को अपडेट करना चाहते हैं। अब हमें पता है जब हम +2 से अपने काउंट को अपडेट करते हैं तो उस केस में तो अपडेट हो ही जाएगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है। अभी इंक्रीज करें तो हमारा काउंटर यहाँ हर बार +2 से अपडेट हो रहा है। यहाँ पे अपने कंसोल को हम रिमूव कर सकते हैं, पर इस सेम काम को करने के लिए हम 2 जो कॉल्स है उनको यूज़ करेंगे। एक बार हम करेंगे काउंट +1 एंड दूसरी बार भी हम करेंगे काउंट +1। इसको एक बार सेव करवाते हैं एंड रिफ्रेश करवाते हैं। तो कायदे से लॉजिकली अगर हमने 2 बार सेट काउंट को किया है काउंट +1 तो हमेशा अपडेशन होना चाहिए विद काउंट +1, बट ऐसा एक्चुअली नहीं होता। जब हम इंक्रीज काउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक ही बार अपडेट होगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो भी एक ही बार अपडेट होगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो भी एक बार अपडेट होगा। इनफैक्ट अगर इस स्टेटमेंट को हम 4 बार भी लिख दें तो ऐसा नहीं है 4 बार अपडेशन होंगे। रिफ्रेश करेंगे अगर तो हमेशा एक क्लिक पे हमारा एक ही अपडेट होता है चला आएगा। इसका रीज़न ये है कि जो हमारा सेट काउंट मेथड होता है वो एसिंक्रोनस मेथड होता है, इसीलिए वो प्रेडिक्टेबली बिहेव नहीं करेगा। और एसिंक्रोनस मेथड्स के अंदर, फंक्शंस के अंदर हमने बात की है कि हम कॉल बैक्स को यूज़ करते हैं। तो हमारा जो अपडेटर फंक्शन है उसके अंदर भी हम कॉल बैक्स को यूज़ करते हैं। अब अपडेटर फंक्शन के 2 स्पेसिफिक केसेस होते हैं। पहला केस होता है जिसमें अपडेटर फंक्शन जो नई वैल्यू लेके आ रहा है वो किसी ओल्ड वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, यानी जो न्यू स्टेट की वैल्यू है वो ओल्ड स्टेट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, जैसा कि यहाँ पर है। यानी नए काउंट की वैल्यू पुराने काउंट की वैल्यू पे डिपेंड करती है। पुराने काउंट की वैल्यू अगर 1 है तो हम चाहते हैं नए काउंट की वैल्यू अगर +2 कर रहे हैं तो 3 हो जाए, या इसे यहाँ पर +1 कर लेते हैं। अगर हमें पता है ओल्ड वैल्यू 0 है तो नई वैल्यू 2 होनी चाहिए, ओल्ड वैल्यू 2 है तो नई वैल्यू 4 होनी चाहिए, ओल्ड वैल्यू 4 है तो नई वैल्यू 6 होनी चाहिए। तो ये हमारा वो केस है जिसमें न्यू स्टेट की वैल्यू हमारी ओल्ड स्टेट की वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो इन केसेस के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा कॉल बैक की फॉर्म में अपडेट करेंगे ताकि हमारे पास प्रेडिक्टेबल बिहेवियर आए। कॉल बैक की फॉर्म से क्या होता है, जब एक एसिंक्रोनस फंक्शन रन करेगा उसके बाद ही हमारा दूसरा एसिंक्रोनस फंक्शन वर्क करेगा। इस तरीके से सारे के सारे जो फंक्शंस हैं उनको एक तरीके से हम बैच कर पाते हैं, उनका हम एक ग्रुप फॉर्म कर पाते हैं। और अगर एसिंक्रोनस फंक्शंस को हम नॉर्मली इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एब्रप्टली वर्क करेंगे, वो उस तरीके से वर्क नहीं करेंगे जिस तरीके से हम चाहते हैं। और दूसरा केस हमारे पास होता है जिस केस में हमारी जो न्यू वैल्यू है, स्टेट की जो न्यू वैल्यू है वो किसी ओल्ड वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करती, स्टेट की ओल्ड वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती, वो कुछ आर्बिट्ररी वैल्यू है, यानी कोई रैंडमली ही नई वैल्यू हम सेट करना चाह रहे हैं। उस केस में नॉर्मली हमने जैसे सेट किया वैल्यू वैसे ही हम सेट कर सकते हैं। उस केस में हमारा नॉर्मल फ्लो चलता है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि अपडेटर फंक्शंस के अंदर जब न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू पे डिपेंड करती है तो हमें कॉल बैक्स को यूज़ करना है। तो कॉल बैक कहने का एक्चुअली मतलब क्या है? कॉल बैक कहने का मतलब है कि ये जो अपडेशन है इसको अब हम एक फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन करेंगे। उसके लिए हम एक एरो फंक्शंस लिख सकते हैं। एरो फंक्शन के अंदर क्या होगा, एरो फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल ले सकते हैं, इसको हम करंट वैल्यू बोल सकते हैं या फिर इसे हम प्रीवियस वैल्यू भी बोल सकते हैं। दोनों ही कंप्लीटली लॉजिकल हैं। प्रीवियस वैल्यू यानी जो अभी स्टेट की वैल्यू है, या इसे करंट वैल्यू कह लेते हैं अभी के लिए कि अभी करंट वैल्यू क्या है हमारी स्टेट की, या करंट काउंट क्या है हमारा। जो करंट काउंट है हम चाहते हैं कि हमारा जो नया काउंट हो दैट शुड बी इक्वल टू करंट काउंट +1।
एंड सेम चीज़ हम चाहते हैं अपने इस मेथड के लिए कि हमारा जो करंट काउंट है उसकी जगह अब हमारे पास करंट काउंट प्लस 1 की वैल्यू आ जाए। साथ के साथ इन वैल्यूज़ को हम रिटर्न कर सकते हैं कि हमारा एरो फंक्शन इन वैल्यूज़ को रिटर्न कर दे। तो सबसे पहले जब हम इंक्रीज काउंट को कॉल लगाएंगे तो उस केस में क्या होगा, जो करंट काउंट की वैल्यू है उसकी जगह हमारे पास करंट काउंट प्लस 1 आएगा, यानी ये हमारा कॉल बैक है। और जैसे ये कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा उसके बाद हमारा ये मेथड काम करेगा। सेव करके अगर रिफ्रेश करें, इंक्रीज काउंट पे क्लिक किया तो इस बार काउंटर इंक्रीज हो गया बाय 2, दोबारा क्लिक किया 4 हो गया, दोबारा क्लिक किया 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। अगर हम एक और इसके अंदर ऐड कर दें तो अब चीज़ें क्या करेंगी, थोड़ा सा सिंक्रोनसली काम करेंगी जैसे एक्सपेक्टेड है। 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। अगर हम 4 से इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। तो जब भी हमारी नई वैल्यू विच इज सपोज टू बी करंट काउंट प्लस 1 पुरानी वैल्यू करंट काउंट के ऊपर डिपेंड करती है तो उस केस में हम अपने कॉल बैक्स को यूज़ करते हैं। दूसरा केस होता है जिसमें हमें कॉल बैक की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो केस होता है जिसमें हमें सिंपली सेट काउंट को सेट करना है टू सम रैंडम वैल्यू। मुझे 25 सेट करना है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, अब ये 25 ही रहेगा। रिफ्रेश करेंगे, इंक्रीज किया, काउंट 25 हो गया, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमेशा अब 25 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक बार हमने 25 सेट कर दिया तो हर बार 25 ही सेट हो रहा है। ये जो 25 वैल्यू है ये किसी करंट काउंट की वैल्यू पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही। तो इस तरीके से हम कॉल बैक्स को यूज़ कर सकते हैं इन आर अपडेटर फंक्शंस। नेक्स्ट हम कुछ और कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं रिलेटेड टू स्टेट। इनमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि जब स्टेट के अंदर कि कंपोनेंट हमारा री रेंडर सिर्फ तभी होता है जब रिएक्ट डिटेक्ट करता है कि स्टेट के अंदर, स्टेट की वैल्यू के अंदर कोई चेंज आया। मतलब हमारा जो री रेंडरिंग होगी, जो हमारा कंपोनेंट री रेंडर करेगा वो तभी करेगा जब स्टेट की वैल्यू के अंदर कोई चेंज आएगा, या स्टेट की वैल्यू इसे कह सकते हैं, स्टेट का वेरिएबल कह सकते हैं, उस वेरिएबल में कोई चेंज आएगा तब हमारा कंपोनेंट री रेंडर करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हम स्टेट के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं उसके अंदर हम अपने करंट काउंट को अपडेट कर रहे हैं 2 से, एंड यहाँ पे हम console.log कर सकते हैं कंपोनेंट वाज री रेंडर्ड। फर्स्ट टाइम में वैसे री रेंडर नहीं होता, फर्स्ट टाइम में तो रेंडर्ड ही होता है, बट अभी के लिए हमने री रेंडर्ड यहाँ पे प्रिंट करवाया हुआ है। इसको अगर रिफ्रेश करेंगे, शुरुआत में कंपोनेंट वाज री रेंडर्ड, जैसे इंक्रीज काउंट के ऊपर क्लिक किया दोबारा से इट वाज री रेंडर्ड, दोबारा क्लिक किया दोबारा से इट वाज री रेंडर्ड, दोबारा क्लिक किया दोबारा से इट वाज री रेंडर्ड। तो जितनी बार हम अपने काउंट को अपडेट कर रहे हैं विद सम न्यू वैल्यू उतनी बार हमारे कंपोनेंट का जो री रेंडर्ड वाला काउंट है वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब हमें तसल्ली मिल रही है कि हमारा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर हो रहा है। लेकिन अगर हर बार जब हम अपनी स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो लेट्स सपोज हम अपने स्टेट वेरिएबल की वैल्यू हर बार 25 से ही अपडेट कर रहे हैं, इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे इसको क्लिक किया, यस कंपोनेंट वाज री रेंडर्ड क्योंकि काउंट की वैल्यू 0 से 25 हो गई। पर अब जब दोबारा से इंक्रीज काउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करते चले जाएंगे तो जितनी भी बार हम यहाँ इंक्रीज काउंट के ऊपर आई एम क्लिकिंग कॉन्टिन्यूसली, बट यहाँ पे कोई ज़्यादा अपडेशंस नहीं हो रहे। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपोनेंट बार बार री रेंडर नहीं हो रहा क्योंकि रिएक्ट ने डिटेक्ट कर लिया कि इस सेट काउंट की जो वैल्यू है वो 25 की 25 रह रही है, वो उससे ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं हो रही। तो स्टेट के अंदर, स्टेट की वैल्यू के अंदर अगर कोई चेंज ही नहीं आ रहा तो इस कंपोनेंट को हमें री रेंडर करवाने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में रिएक्ट अपने रिसोर्सेज को सेव कर रहा है ये डिटेक्ट करके कि स्टेट के अंदर एक्चुअली कुछ चेंज आया है नहीं आया। इसीलिए हमारा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर तभी होता है जब हमारी स्टेट की वैल्यू के अंदर चेंज आता है। अगर हर बार स्टेट की वैल्यू को हम सेम वैल्यू सेट करते रहेंगे तो उस केस में कोई री रेंडरिंग नहीं होगी। री रेंडरिंग तब होगी जब एक्चुअली हर बार हमारी स्टेट के अंदर चेंजेस हो रहे हो। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है स्टेट से रिलेटेड कि यहाँ पर ये जो हम इनिशियल वैल्यू पास करते हैं इसकी जगह हम कोई नॉर्मल फंक्शन भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये फंक्शन है जिसके अंदर लेट्स कॉल इट इनिट या इनिशियलाइज, कुछ भी हम इसे नाम दे सकते हैं, और ये जो फंक्शन है ये कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल हम जो अपना काउंट है उसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं फिर विद सम रैंडम वैल्यू, यानी कोई रैंडम वैल्यू जिसके साथ हम इसे इनिशियलाइज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम अपना math.random फंक्शन है उसे कॉल कर सकते हैं, एंड math.random, या अभी के लिए सिर्फ इसको math.random कर देते हैं, सेव कर लेते हैं, एंड यहाँ पे वी कैन कॉल द math.random नहीं, बेसिकली हमें यहाँ पे अपना init फंक्शन कॉल करना है। अब जैसे ही init फंक्शन कॉल होगा वैसे ही क्या होगा, यूज स्टेट में उसकी नई वैल्यू चली जाएगी। यूज स्टेट में नई वैल्यू चली गई तो वो इनिशियलाइज हो गया। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश किया तो ये हमारी नई वैल्यू हो गई जिसके साथ हमने इनिशियलाइज किया। इंक्रीज काउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके इट इज़ इंक्रीजिंग बाय 25, इसको हटा लेते हैं,
एंड अपने नॉर्मल इंक्रीमेंट पर आ जाते हैं। सेव, रिफ्रेश किया, ये हमारा इनिशियलाइजेशन है, इंक्रीज किया काउंट तो ये हमारे पास आ गया री रेंडर होके, इंक्रीज किया तो 2.64 हो गया, इंक्रीज किया 3.64 हो गया, इंक्रीज किया 4.64 हो गया। तो इस तरीके से हमारा काउंट इंक्रीज होते चले जा रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर वी आर गोइंग टू डू समथिंग एल्स। रिटर्न करने से पहले हम console.log करवाना चाह रहे हैं init was called या executed। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब ये हमारा init फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हुआ, component was re-rendered, या इनफैक्ट दिस इज गिविंग मी सम प्रॉब्लम्स, तो इसको रेंडर्ड कर लेते हैं। init हमारे लिए कॉल हुआ, component was rendered, तो ये हमारी init की वैल्यू आई। जैसे ही इंक्रीज काउंट करेंगे वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पे तो init की वैल्यू चेंज नहीं हुई, मतलब इफ वी नोटिस दैट दिस इज 0.864, इंक्रीज किया काउंट 1.864, इंक्रीज किया काउंट 2.864, इंक्रीज किया काउंट 3.864, यानी यहाँ जो वैल्यू यूज हो रही है वो math.random ने शुरुआत में जो वैल्यू भेजी थी फर्स्ट एग्जीक्यूशन में, वही वैल्यू यूज हो रही है। बट ये init फंक्शन बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये इसलिए एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि जैसे री रेंडरिंग काम करती है, उसके अंदर यूज स्टेट में अगर हमने किसी मेथड को, किसी फंक्शन को कॉल किया है और अगर उसकी कॉलिंग स्टेटमेंट इस तरीके से पेरेंथेसिस के साथ लिखी हुई है तो हमेशा वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और अभी तो ये वाला फंक्शन क्या है, ये बहुत छोटा सा फंक्शन है, पर अगर फॉर एग्जाम्पल हम कोई बड़ा सा गेम बना रहे हैं जिसके अंदर 3D एलिमेंट्स है, बहुत सारी चीज़ों के साथ हम अपने गेम को इनिशियलाइज कर रहे हैं एंड द गेम इज बिल्ट यूजिंग रिएक्ट, और उसमें यहाँ पे अगर हम अपने गेम की जो स्टेट है उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं और उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे वेरिएबल्स हमने एक साथ क्रिएट कर दिए, बड़े बड़े एरेज क्रिएट कर दिए, 1 मिलियन साइज के, 5 मिलियन साइज के, बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स क्रिएट कर दिए, तो उस केस में ये जो इनिट मेथड है, ये इनिट फंक्शन बहुत बड़ा होगा, ये बहुत सारे रिसोर्सेज लेगा, और हम नहीं चाहते कि हर बार जब चीज़ें री रेंडर हों तो सारे के सारे रिसोर्सेज दोबारा यूज़ हो रहे हों, सारा का सारा टाइम एंड मेमोरी यूज़ हो रहा हो। तो उस केसेस में हम जब भी यूज स्टेट के अंदर किसी फंक्शन को इनिशियल वैल्यू पास करने के लिए पास करते हैं तो उस फंक्शन को कभी भी हम एग्जीक्यूट नहीं करते, उस फंक्शन को नॉर्मली हम एज अ रेफरेंस पास कर रहे होते हैं, और रिएक्ट क्या करता है या यूज स्टेट क्या करता है, ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को खुद ही एग्जीक्यूट कर देगा। तो कभी भी इनिशियलाइजेशन के टाइम पे इनिशियल वैल्यू में या इनिशियल स्टेट की जगह अगर हमें कोई फंक्शन मेथड पास करना पड़ जाए तो उसको कभी भी हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है, सिर्फ उसको एज अ रेफरेंस पास करना है। अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे, नाउ इनिट वॉज एग्जीक्यूटेड, उसकी वजह से हमारे पास आ गया 0.134, दोबारा इंक्रीज काउंट किया, तो इस बार जब हम इंक्रीज काउंट कर रहे हैं तो हमारे लिए इनिट जो हमारा फंक्शन है वो बार बार एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, वो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है, सिर्फ हमारा कंपोनेंट हमारे लिए री रेंडर हो रहा है।